हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हमारा लास्ट टाइम क्या ख़त्म हुआ था। मैं भी देख लेती हूँ। हाँ, हमारा हुआ था बैक्टीरिया इन एनवायरनमेंट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। देखो, जैव विविधता सिंपल। आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो अगर पृथ्वी पर केवल एक ही प्रकार का पौधा होता या एक ही प्रकार का जानवर होता तो क्या जीवन चल पाता? चल पाता जीवन? नहीं चल पाता। तो पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? सिर्फ रीजन क्या है? आपकी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, रीजन क्या है उसका? बायोडाइवर्सिटी। अगर पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है तो वो किस वजह से है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही है, आपकी जैव विविधता के कारण ही है। अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बनी है। किससे? बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? विविधता। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? जीवन की विविधता। वो क्या होती है? आपकी बायोडाइवर्सिटी। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सब क्या है? सब जैव विविधता ही है। सूक्ष्म जीवों की विविधता ही आपकी क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम सिंपल लैंग्वेज में एक बात बोल सकते हैं, क्या? कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों, उनकी प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। तो चलो हम करते हैं। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल, जैविक, और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। इसका मीनिंग क्या है? पृथ्वी पर मौजूद जीवों, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा, जानवर, सूक्ष्म जीव, इन सब की विविधता और उनकी विभिन्न प्रजातियां ही आपकी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर हम जैव विविधता शब्द के विकास के पड़ाव देखें तो सबसे पहले अगर हम शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो 1985 में बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले यूज किन्होंने किया था? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया था। किन्होंने किया था? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया था। कब? 1985। क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज किन्होंने किया था? तो हम क्या कह देंगे? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने किया था 1985 में। ठीक है, उन्होंने नेशनल फर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी की योजना बनाते समय इस संक्षिप्त शब्द का इस्तेमाल किया। कब किया? जब उन्होंने नेशनल फर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी की प्लानिंग बनाई थी, उस समय बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज किया, उसको छोटा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, शब्द की उत्पत्ति कब हुई? हम कह देंगे 1985 में हुई। ठीक है, किन्होंने की? डब्ल्यू.जी. रोसेन ने की। कब की? 85 में की। कब, किस वजह से की, किस प्लानिंग के तहत इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया? तो हम कह देंगे नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी की योजना बनाते समय शब्द का यूज किया। अगर हम इसकी लोकप्रियता की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी शब्द लोकप्रिय कब बना? यानी कि वैज्ञानिक आपका जो जगत है, या हम मैंगो पीपल्स, हम आम लोग हैं, हमारे बीच में इस शब्द को लोकप्रिय किन्होंने बनाया था? वो बनाया था आपके ई.ओ. विल्सन ने। किन्होंने बनाया था? ई.ओ. विल्सन ने। कब? 1988 में। उन्होंने 1988 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी। कौन सी? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बुक 1988 में किनकी पब्लिश हुई थी? ई.ओ. विल्सन की हुई थी। इन्होंने पहचान दिलवाई इस शब्द को, और इनको ही हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के पिताजी, जैव विविधता के जनक। जैव विविधता के जनक किनको बोला जाता है? ई.ओ. विल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ डाइवर्सिटी। इनकी एक बुक थी जो पब्लिश हुई थी 1988 में। कौन सी थी वो? बायोडाइवर्सिटी हुई थी। बायोडाइवर्सिटी पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द के नाम से यूज होता था, जिसे थॉमसन लवजॉय ने 1980 में पेश किया था। थॉमसन लवजॉय ने बायोडाइवर्सिटी शब्द का क्या यूज किया था? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1980 में। अगर हम बात करें सर
ऑर्थर टांसले की, तो इनका क्या योगदान रहा? इन्होंने इकोसिस्टम यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इस शब्द का प्रयोग किया था 1935 में। किन्होंने किया था इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग? सबसे पहले सर ऑर्थर टांसले ने किया था 1935 में। अगर हम बात करें किन की, WG रोसेन की, जिनको क्या बोला जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था 1985 में। ठीक है, किन्होंने लिखित प्रयोग किया था? WG रोसेन ने किया था। अगर अब हम फिर बात करें जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से स्तर होते हैं जैव विविधता के, तो देखो जैव विविधता के स्तर लगा लो, या हम इन्हीं को क्या कह सकते हैं? प्रकार, टाइप, यानी कि हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कह सकते हैं? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के मुख्य 3 स्तरों पर देखी जाती है। सबसे पहली होती है हमारी आनुवंशिकता, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे एक ही प्रकार की जहां प्रजाति पाई जाने वाली विविधता, एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली विविधता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुत्ता है, डॉगी है, डॉगी की कितनी वेराइटीज हैं? खुद बताओ, डॉग की कितनी वेराइटी है? जर्मन शेपर्ड है, रोटविलर है, भाई आपका पमेरियन है, हमारे स्ट्रीट डॉग्स जो देसी कुत्ते हैं वो हैं, और भी सारी हैं। तो ये क्या है? डॉग की एक सी प्रजाति पाई जाने वाली, ये ही होती है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही प्रजाति में विभिन्न विभिन्न विविधता, ठीक है, अलग अलग नस्ल मिलना। जैसे गेहूं की अलग अलग नस्ल होती है, भैंस की मुर्रा होगी, आपकी सिंपल वो भैंस होगी, ठीक है, गायों में सहीवाल होगी, राठी भैंस हो, गाय होगी, पता नहीं कौन कौन सी है, ठीक है। ऐसे जो एक ही प्रजाति के अंदर जीन्स का जो अंतर मिला जाता है, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझ में आ गया? इसका महत्व क्या है? रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ती है इनसे, ठीक है। तो ये क्या होती है? हमारी आनुवंशिक विविधता होती है। सेकंड होती है हमारी प्रजातीय विविधता, यानी कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। इसका मतलब किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जातियां, प्रजातियां, ठीक है। जैसे जंगल है, मान लो ये एरिया है, इसमें कौन 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 जानवर भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, सब रहते हैं, ठीक है, पक्षी भी हैं, सब चीज़ हैं। जैसे जंगल में शेर हो गया, हिरन हो गया, पक्षी हो गए, कीट हो गए, हिरन होगी, कुछ भी हो गया। ये क्या है? ये स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां किस में आ जाती है? हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी में मिलती है। थर्ड होता है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र। जैसे मान लो आपके फॉरेस्ट हो गए, आपके ग्रासलैंड होगी, ठीक है, हमारा डेजर्ट हो गया यानी कि मरुस्थल हो गया, या हमारा सी एरिया हो गया, ठीक है, हमारा लैंड एरिया हो गया सिंपल, ठीक है, हमारा ग्लेशियर हो गया। ये सब क्या है? ये है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जहां पर अलग अलग आवास देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, बात करें मरुस्थल, ठीक है, घास के मैदान, ये सब क्या होता है? ये होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो समझ में आ गया जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? कि एक ही प्रजाति के भीतर जीन्स का अंतर हो। स्पीसीज डाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीसीज हो, अलग अलग प्रजातियां हो। और पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या होती है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। जैसे अलग अलग आवास हो, हाँ, ये लगा लो हमारा है, हम शहर में रह रहे हैं या कहीं भी गाँव में भी रह रहे हैं, तो हमारे आसपास हम ह्यूमन भी है, ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी होगी। अगर हम पहाड़ी एरिया में चले जाएं तो हिल स्टेशन भी हो गए, हमारे फॉरेस्ट भी हो गए, हमारा ग्लेशियर हो गया, सी हो गया, रेगिस्तान हो गया। ये सब क्या होता है? ये होता है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर अब हम बात करें, देखो 1916 में एक आपके थे जे ऑर्थर हैरिस। 1916 में एक व्यक्ति थे जे ऑर्थर हैरिस। उन्होंने प्रजातियों की विविधता और उनके विवरण पर सांख्यिकी अध्ययन किया था। किन्होंने किया था? जे ऑर्थर हैरिस ने। 1935 में ऑर्थर टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। 1980 में थॉमस लवजॉय ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का समुदाय में पेश किया था। 1985 में जो WG रोन्सने है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी संक्षिप्त रूप में गढ़ा। और 1988 में जो आपके EO विल्सन थे, इन्होंने वैश्विक स्तर पर इसको प्रसिद्ध बनाया। तो हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ से यही कह सकते हैं, जो ऑर्थर हैरिस थे 1916 में
में उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विविधता के महत्व को वैज्ञानिक रूप से समझना शुरू किया। लेकिन बायोडायवर्सिटी शब्द का औपचारिक उपयोग 1980 के दशक में हुआ। ये मैं कंक्लूजन क्यों लेके आई हूं, क्योंकि एक दो मैंने टीचर्स भी देखे हैं, वो भी देखे हैं, बुक्स में भी देखा है, उन्होंने ये कहा है कि ऑर्थर हैरिस थे जिन्होंने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का यूज किया। सबसे पहले इन्होंने यूज नहीं किया, इन्होंने सिर्फ विविधता के डायवर्सिटी के महत्व को समझाया था। लेकिन बायोडायवर्सिटी शब्द का आपका ऑफिशियल यूज 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ था। जो किन्होंने किया था, आपके थॉमस लवजॉय ने किया था। उन्होंने क्या दिया था? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। ठीक है, और इसका संक्षिप्त रूप किन्होंने दिया था? 1985 में WG रोसेन ने किया था। बायोडायवर्सिटी संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में लेके आए थे। अब हम बात करते हैं जैव विविधता का अर्थ क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके बीच का जो आनुवंशिक भिन्नता होती है, जेनेटिक डिफरेंस होता है, उनके इकोसिस्टम की जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। सरल शब्दों में हमारा जो पृथ्वी है ये क्या है? ये जीवन की विविधता ही है। ठीक है, अगर अब हम बात करें लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी की, जैव विविधता के स्तर, तो इसको अभी बता के आई हूं, 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम डायवर्सिटी। तो जो आपका अनुवांशिक विविधता है, ये क्या होता है? एक ही प्रजाति के भीतर जीन्स का अंतर, इंसानों के अलग रंग रूप या धान की हजारों किस्में, गेहूं की किस्में, आपकी कॉटन की किस्में होगी। स्पीसीज डायवर्सिटी क्या होता है? किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों की संख्या, जैसे शेर, हाथी, नीम के पेड़, चींटी, आपके एक्सेट्रा हर चीज। और पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या होती है? इकोसिस्टम डायवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के आवास, रेगिस्तान, वर्षा वन, समुद्र और घास के मैदान। ठीक है, अगर अब हम जेनेटिक डायवर्सिटी को डिटेल में पढ़े तो हम क्या कह सकते हैं? यह विविधता का सबसे निचला और बुनियादी स्तर होता है। कैसा होता है? सबसे निचला और बुनियादी स्तर होता है। यह एक ही प्रजाति के जीवों के बीच जीन्स के कारण होने वाले अंतर को दर्शाती है। जैसे आम की सैकड़ों किस्में हैं, दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, धान की हजारों किस्में हैं। ठीक है, यद्यपि ये एक ही प्रजाति हैं, लेकिन इनमें स्वाद, रंग, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। यही क्या होता है? हमारा जेनेटिक डायवर्सिटी होता है। यह जीवों को बदलते पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाने में हमारी मदद करता है। अगर अब हम बात करें किसकी? प्रजाति विविधता यानी कि स्पीसीज डायवर्सिटी की बात करें, तो यह किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाती है। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, तो शेर, हिरन, बंदर, मोर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है? जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बायोडायवर्सिटी उतनी ही ज्यादा स्थिर होगी, स्वस्थ मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट की तुलना में अधिक एम्फीबियन यानी कि प्रजातियां की विविधता ज़्यादा मिलती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर हमें बायोडायवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है? हम कह देंगे वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, अब देखो जैसे अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमारा वेस्टर्न घाट आया, तो भारत को क्या बोला जाता है? भारत को बोला जाता है मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री। क्या बोला जाता है? भारत को मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री बोला जाता है। किसको बोला जाता है? भारत को। तो भारत को हम क्या कह देंगे? मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री। कौन सी है? हम कह देंगे हमारा भारत है मेगा बायोडायवर्सिटी कंट्री। कौन है? हमारा भारत है। क्योंकि विश्व की अगर हम बात करें तो 8% बायोडायवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? वर्ल्ड की 8% बायोडायवर्सिटी हमें भारत में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? भारत में। जैसे ना 10 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। टोटल वर्ल्ड में कितने आपके हॉटस्पॉट हैं? 10 हॉटस्पॉट हैं। कितने हैं हॉटस्पॉट? 10 है, जिसमें से 4 अकेले हमारे कहाँ पर हैं? भारत में हैं। 4 अकेले हमारे भारत में। कौन कौन से हैं वो 4? अभी मैं आपको बताऊंगी, ये शायद मैंने आगे बना रखा है, उसी में कर लेंगे। आप देख लो, टोटल 10 हमारे क्या हैं? हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 अकेले हमारे कहाँ पर हैं? इंडिया में है। इंडिया में कौन कौन सा है? जैसे आपका हिमालयन एरिया हो गया, हिमालयन हॉटस्पॉट। हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया आपका। और हमारा जैसे सुंदरवन हो गया, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
ठीक है, इस वेस्टर्न घाट में ही आपका एक सुंडावास भी आ जाता है। ठीक है, सुंडावन बोलते हैं हम उसको, सुंडा एरिया बोलते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये था। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता, यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। यह विविधता सबसे बड़ा स्तर है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के आवासों, जो हैबिटेट्स होते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत में हमारा रेगिस्तान है, वर्षावन है, मैंग्रोव है, कोरल रीफ हो गया, आपके घास के मैदान, ये विविधता पाई जाती है। इसका क्या महत्व है? पारिस्थितिक तंत्र को अपनी अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। जैसे मैंग्रोव तटीय और तूफानों से बचाते हैं, जबकि वर्षावन ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत हैं। ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत क्या हैं आपके? रेनी फॉरेस्ट बोल देते हैं इनको, वर्षावन। देखो, अनुवांशिक, जीन्स और डीएनए पे डिपेंड होता है मनुष्यों के अलग अलग रंग रूप। प्रजाति, स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातियों की गिनती, जिसमें सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? आवास और क्षेत्र, नदी, पहाड़ और समुद्र। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है कि पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो देखो कैसे होता है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इस हमारी अर्थ पे हम देखते हैं ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर आपको जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? यहीं पर आपको क्या देखने को मिलते हैं? अमेज़न जंगल देखने को मिल गए। और यहाँ पर क्यों? सनलाइट सीधी पड़ती है, सनलाइट सीधी पड़ती है, धूप जल्दी पड़ती है, तो वहां पर क्या होगा? बारिश बहुत ज्यादा होगी। बारिश होगी तो जंगल ज्यादा होंगे, जंगल होंगे तो लोग जानवर ज्यादा होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर हमें क्या मिलती है? ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? हमें इक्वेटर पे देखने को मिलती है, जैसे अमेज़न के जंगल। यहाँ धूप और वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। अगर हम यही बात करें पोल्स की, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ डाइवर्सिटी कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? क्यों? बर्फीले एरिया है, धूप इतनी है नहीं, 6 महीने दिन है, 6 महीने रात है, जंगल है, कुछ नहीं है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम टूवर्ड्स ध्रुवों की बात करें, तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, जैव विविधता कम हो जाती है। फिर अगर हम बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट्स की, तो दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की बहुत अधिक संख्या मिलती है, लेकिन उन पर खतरा भी है। दुनिया में लगभग कितने हॉटस्पॉट हैं? 36 तो टोटल हैं, जिनमें से 10 मेन है। ठीक है, 10 मुख्य हैं, और जिनमें से 4 अकेले कहां पर है? आपके भारत में है। 4 अकेले कहां पर है? भारत में है, जो आपका हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा क्षेत्र हो गया, और सुंडालैंड हो गया। देखो, हिमालय हो गया आपका, वेस्टर्न घाट हो गया, इंडो वर्मा क्षेत्र हम किसको बोल देते हैं? सुंदरवन वाले को बोल देते हैं। ठीक है, और सुंडालैंड आपका कौन सा हो गया? पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वोत्तर भारत, और ये हो गया आपका सुंडालैंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये हमारे क्या है? भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं? हम कह देंगे भारत में टोटल कितने हैं? वैसे तो अगर हम बात करें, भारत में 10 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 10 तो मेन है, और जिनमें से इन 10 मेन में से 4 हमारे भारत में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, या हम कह सकते हैं सुंदरवन और पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, अगर हम बात करें अब कि भाई जैव विविधता का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो सबसे पहले देखो इसका पर्यावरणीय महत्व क्या होता है। पर्यावरणीय महत्व कह लो या पारिस्थितिक महत्व कह लो, बोथ आर सेम। भाई पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, खाद्य श्रृंखला का संचालन होता है, यह ऑक्सीजन उत्पाद, जल चक्र और मिट्टी की उर्वरता को बनाने में मदद करता है। अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें, तो भाई आपका भोजन, औषधियां, लकड़ी, रेशा, ये सब चीज आ जाती हैं। जैसे भोजन हो गया, दवाइयां हो गया, 70% कैंसर दवाई किनसे मिलती है? हमें पौधों से मिलती है। लकड़ी और कच्चा माल हमें प्रदान करता है। जलवायु नियंत्रण की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? जैसे सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व कह दो, जलवायु नियंत्रण कह दो, पेड़ पौधे CO2 को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। अगर हम बात करें एक और सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की,
इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है जैसे आपका आदिवासी जीवन और हमारा जो परंपरागत ज्ञान होता है। ठीक है, अगर हम वैज्ञानिक महत्व की बात कहते तो यही आ गया आपका भाई नई दवाइयों की खोज, अनुसंधान वगैरह। फिर बात आ जाए कि भाई थ्रेट्स क्या हैं, जैव विविधता के लिए खतरे क्या हैं, तो सबसे पहले क्या होता है भाई, वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शिकार, अवैध व्यापार, शहरीकरण, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी के खतरे ही हैं। क्योंकि इनकी वजह से देखो, अगर वनों की कटाई हो रही है तो बाघों की संख्या में कमी हो रही है, कई प्रजातियां भी लुप्त हो चुकी हैं। तो आज पृथ्वी की जैव विविधता तेजी से कम हो रही है, जिसका मुख्य कारण क्या है, आवास का विनाश यानी कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। खेती और शहरीकरण के लिए जंगलों की कटाई हो रही है। अवैध शिकार, अवैध शिकार को हम क्या बोलते हैं, पाउचिंग। पाउचिंग क्या होता है, जानवरों का मांस, खाल और हड्डियों के लिए शिकार करना। दूसरा प्रदूषण, प्लास्टिक, रसायन, कीटनाशकों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे तापमान बढ़ने से कई जीव जीवित नहीं रह पा रहे, हमारे जो कई प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, अगर हम इसके संरक्षण की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा इन सिटू, जिसको हम स्वस्थाने बोलते हैं, प्राकृतिक आवास में। ठीक है, जैसे आपके नेशनल पार्क हो गए, हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जैसे आपका नेशनल पार्क में हम ले लेते हैं हमारा जिम कारबोट हो गया। जिम कारबोट कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड देहरादून में। फिर जैसे आपका काजीरंगा हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, असम में। ठीक है, ये सब क्या है, जीवों को उनके प्राकृतिक घर से बचाना, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब किस में आते हैं, इन सिटू में आते हैं। ठीक है, फिर हमारा होता है एक एक्स सिटू। एक्स सिटू क्या होता है, ये प्राकृतिक आवास के बाहर होते हैं। इन सिटू यानी कि किसी एरिया के अंदर, एक्स सिटू यानी कि बाहर, जीवों को उनके घर के बाहर बचाना, जैसे चिड़ियाघर, आपका बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, हमारे एक्स सिटू हो गए, यानी कि प्राकृतिक आवास से बाहर वाले। जैसे आप ये कह सकते हो वनस्पति उद्यान, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, हमारे वनस्पति उद्यान हो गए, हमारे सीड बैंक हो गए, सीड बैंक को हम बीज बैंक भी तो बोल देते हैं। ये सब क्या है, ये एक्स2 के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि भाई सिंपल लैंग्वेज में देखो भाई, बायोडाइवर्सिटी और मानव जीवन की बात करें तो जैसे हमारी दाल, सब्जी, फल हो गए, ये पौधों की विविधता होगी, दवाइयाँ हो गए, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता होगी, स्वच्छ हवा और पानी क्या हो गया, हमारे जैव विविधता से हमें मिलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, भारत कैसी कंट्री है, भारत एक मेगा जैव विविधता वाला देश है, यानी कि मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है हमारा भारत। जैव विविधता क्या होती है, जीवन का बेस होती है, यानी कि हमारी आधारशिला है। जैव विविधता का संरक्षण मानव अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। अब अगर हम इसमें बात करें कि भाई जैव विविधता कहाँ कहाँ होती है, देखो मैं आपको ट्रॉपिकल जोन करवा चुकी हूँ। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन मान लो हमारी अर्थ है, दोबारा कर लो क्या फर्क पड़ता है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ होगी। इस अर्थ में आपकी ये क्या होगी, हमारी भूमध्य रेखा होगी। ये हमारी क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर होगी। यहाँ से जो आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या होती है, कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री साउथ पे क्या होती है, ये क्या होती है, हमारी कर्क रेखा। और ये क्या होती है, हमारी मकर रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके जो ये बीच का एरिया होता है, यही क्या होता है, हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है। ये हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वह हिस्सा जो भूमध्य रेखा से इक्वेटर के पास स्थित है, जैव विविधता के नजरिए से यह दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में ये एरिया स्थित होता है। इसमें आपकी जैसे साउथ अमेरिका के क्या आ जाते हैं, अमेजन फॉरेस्ट आ जाते हैं, अमेजन बेसिन हो गए, अफ्रीका का कांगो बेसिन हो गया, और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप शामिल होते हैं। कहाँ कहाँ आपके इन बिटवीन हम कह सकते हैं, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा क्या जाता है, दक्षिण अमेरिका का अमेजोन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीप समूह शामिल हो जाता है। यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता क्यों है, क्या रीजन है, जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जिसको हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, जो हमारा ये एरिया है ट्रॉपिकल जोन वाला,
ये क्या है? यहाँ पर दुनिया की 50% से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं, 50% प्लस। इसका मुख्य कारण क्या है? निरंतर तो सौर ऊर्जा। यहाँ साल भर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, जिससे पौधों को भोजन, फोटोसिंथेसिस, इस प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, बनाने के लिए भरपूर ऊर्जा मिलती है। अनुकूल जलवायु है, यहाँ ना तो अधिक ठंड है और न ही मौसम बहुत बदलता है। तापमान लगभग स्थिर रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो घने जंगल होंगे, जो बायोडाइवर्सिटी को विकास करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। विकास के लिए समय, यहाँ के वातावरण में लाखों सालों से कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, जैसे हिम युग यहाँ पर नहीं आया है, जिससे प्रजातियों को विकसित होने का लंबा समय मिला है। अगर अब हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इन्हें क्या बोला जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े किनको बोला जाता है? हमारा जो ट्रॉपिकल जोन है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। जैसे अमेज़न वर्षावन है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। कौन सा है आपका सबसे बड़ा दुनिया का उष्णकटिबंधीय वर्षावन? अमेज़न वर्षावन है, जो आपके दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन के अंदर है। इन जंगलों में पेड़ों की कई परतें होती हैं, जिनके कारण जमीन तक धूप कम पहुंचती है। अगर हम भारत का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखें तो हमारा, देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम भारत का। अगर हम भारत का मैप बना के देखें तो हमारा जो भारत है, भारत का जो ये वाला ही एरिया है आपका, कर्क रेखा से नीचे वाला एरिया, जिसको हम साउथ इंडिया बोलते हैं, यही हमारा क्या है? ट्रॉपिकल जोन है बेटा। यही क्या है? ट्रॉपिकल जोन है। तो ठीक है, इसी के अंदर आपका क्या आता है? ये वेस्टर्न घाट है, ये हमारा यहाँ क्या है? ईस्टर्न घाट है। तो भारत का बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जैसे आपका वेस्टर्न घाट और पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले क्षेत्र। यहाँ पर जैसे आपको हाथी, बाघ, विभिन्न प्रकार के बंदर और रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लें, फॉर एग्जाम्पल क्या जैसे देखो भाई, ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर क्या होता है? वही वर्ष भर गर्म और स्थिर होता है। वर्षा कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। मिट्टी कैसी है? भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व की वजह से कम होती है, लेकिन वनस्पति बहुत ज़्यादा मिलती है। प्रजातियां, दुनिया की सबसे अधिक प्रजातियां, जैव विविधता यही देखने को मिलती है, 50% मोर। इस क्षेत्र में खतरा क्या है? अगर खतरे की बात करें तो भाई, वर्तमान जैसे आपका डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, वनों की कटाई होती जा रही है, खेती होती जा रही है, पॉम ऑयल की खेती के कारण इन क्षेत्रों में जैव विविधता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ठीक है, इससे आगे का करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जितने हमारे जोन है सब कंप्लीट कर लेंगे और भी आगे लेके चलेंगे। तो चलो मिलते हैं अब हम